बोलते हैं देश हित के लिए क्या किया। बोलो हिंदुस्तान की जय, ये युद्ध घोष कहकर शत्रु सेना को चीर देने वाली इस देश की पहली मशीन गन रेजिमेंट द महार रेजिमेंट को कैसे भूल सकते हो आप। गहरे भूरे रंग की वर्दी, कंधे पर 2 मशीन गन और आंत को फाड़ने वाली कटार देखते ही दुश्मनों की रूह कांपती है, ये महार रेजिमेंट की पहचान है। एंड फॉर दिस ब्रेवरी वी फील प्राउड फॉर देम। कहते हैं आरक्षण एक भीख है, अरे वो भीख नहीं, वो एक मौका है। और जब ये मौका मिला था ना, तब हम में से ही एक ने इस देश का संविधान लिख डाला था। कई सवर्ण व्यक्तियों के मुंह से सुना है, जन्म के संयोग से मैं भी सवर्ण हूं, मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। मैंने अपने समूह के बहुत व्यक्तियों से, जैसे मेरे परिवार में, परिवार का मतलब पूरे खानदान की बात करूं, सब आरक्षण विरोधी हैं। मैं आरक्षण समर्थक हूं और धूमधाम से समर्थन करता हूं। गालियां खाता हूं सबकी, लेकिन करता हूं। उनको समझा नहीं सकता। उनमें से कुछ लोग समझने की अवस्था पार कर चुके हैं, कुछ उम्र की वजह से, कुछ दिमाग की वजह से नहीं समझ सकते। तो मैं भी ज्यादा प्रयास भी नहीं करता, लेकिन हाँ कोई भिड़ जाए तो फिर भिड़ जाता हूं साथ में, क्या करें। लेकिन आप लोग अभी उस अवस्था में नहीं है कि समझने के से पार हो गए हैं। आप तो समझ ही सकते हैं, आप तो अपने चिंतनशीलता के एकदम चरम स्तर पर इस उम्र में है। यही उम्र सबसे अच्छी होती है समझने के लिए। तो एक तर्क सवर्ण समाज की ओर से अक्सर आता है, 70 साल से आरक्षण दे रहे हो यार, कब तक दोगे? कितना आरक्षण? 50%। कितने लोगों को? तो इसका मोटा मोटा उत्तर यह है कि भारत में SC, ST, OBC, महिला, विकलांग, इन सबको मिला ले तो जनसंख्या बनती है 90%। 90% आबादी को 49.5% आरक्षण 70 साल से हम दे रहे हैं, और इस बात से बहुत लोगों के पेट में खलबली मची हुई है। ठीक है, मत सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। दूसरी तरफ का तर्क, दलित विमर्श का तर्क यह है कि भाई ये बताओ, 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई? तर्क भी तो हो, खाली हवा में थोड़ा ना होगा कुछ। मुझे पता है युवा छात्रों को काफी नाराजगी, मुझे सीट नहीं मिली, कम अंकों वाले किसी को सीट मिल गई, ये सभी चीजें। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमने इस देश में हजारों सालों से बहुत से लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया है। आज भी अगर आप गांव में जाएं तो वो एक ही कुएं से पानी नहीं भर सकते, वो रेस्टोरेंट में एक ही कप से चाय नहीं पी सकते, उनके कप अलग होते हैं। वो कुछ गलियों में जा नहीं सकते, वो मंदिर के सामने चल नहीं सकते, उनके मुर्दा शरीर गांव से गुजर नहीं सकते। अगर आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें और उन्हें कुछ विशेष अधिकार देकर अपने बराबर ना लाएं, तो ये अन्याय होगा। सूत्रों को तुमने 5000 साल में इतना दबाया है कि उनके विचारों के समान अधिकार का सवाल ही कहां उठता है। सबको गुण के अनुसार स्थान मिलना चाहिए, लेकिन 5000 साल से जिनको किताबें भी नहीं छूने दी गई, जिनको किसी तरह की शिक्षा नहीं मिली, वो ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से कैसे टक्कर ले सकेंगे? उनके बच्चे तो पिट जाएंगे, उनके बच्चे तो कहीं भी नहीं टिक सकते।
उनके बच्चों को तो विशेष आरक्षण मिलना ही चाहिए। और ये कोई 10-20 वर्ष तक में मामला हल होने वाला नहीं। 5,000 10,000 साल जिनको सताया गया, तो कम से कम 100-200 साल तो निश्चित ही उनको विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि इस योग्य हो जाएं कि वो खुद सीधा मुकाबला कर सके। जिस दिन इस योग्य हो जाएंगे उस दिन आरक्षण अपने आप बंद हो जाए। लेकिन आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए, इसके पीछे चालबाजी, षड्यंत्र वही है, क्योंकि सब कुछ जाहिर है। जिनके पैर 10,000 साल तक तुमने बांध रखे और अब 10,000 साल के बाद तुमने उनकी पैर की जंजीर तो अलग कर ली, तुम कहते हो सबको समान अधिकार है, इसलिए तुम भी दौड़ो दौड़ में। लेकिन जो लोग 10,000 साल से दौड़ते रहे हैं, धावक, उनके साथ जिनके पैर 10,000 साल तक बंधे रहे, उनको दौड़ाओगे तो सिर्फ फजीयत होगी। ये 2-4 कदम भी न चल पाएंगे और गिर जाएंगे। ये कैसे जीत पाएंगे? ये प्रतिस्पर्धा में कैसे खड़े हो पाएंगे? थोड़ी शर्म भी नहीं है इन लोगों को जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। और ये आग फैलती जा रही है। अब राजस्थान में पहुंच गई, अब मध्य प्रदेश में पहुंचेगी। समंदर चखा है आपने, हमारे कुएं पे नजर आ गई। समंदर चखा है आपने, हमारे कुएं पे नजर आ गई। अलमारी भरकर देखे हैं आपने, हमारे चवन्नी पे नजर आ गई। समंदर चखा है आपने, हमारे कुएं पे नजर आ गई। अलमारी भरकर देखे हैं आपने, हमारी चवन्नी पे नजर आ गई। 5,000 चली है गाड़ी, 5,000 चली है गाड़ी, हमने 70 क्या चलाई, पेट में मरोड़ आ गई। 5,000 चली है गाड़ी, हमने 70 क्या चलाई, पेट में मरोड़ आ गई। जुल्म करते समय जात देखी, फिर गरीबी की बात कहां से आ गई। ऊंची जात का गरीब या नीची जात का गरीब, रिश्ता चुनने की बात आ गई। ऊंची जात का गरीब या नीची जात का गरीब, रिश्ता चुनने की बात आ गई। किसे चुना जाएगा सारी दुनिया जान गई, किसे चुना जाएगा सारी दुनिया जान गई। फिर गरीब को जात नहीं होती, ये अफवाह कहां से आ गई। ये सभी अराजनीतिक व्यक्तियों की राय थी। अब आरक्षण पर पहला आरोप स्वरूप तर्क दिया जाता है कि आरक्षण ये जातीय आधार पर न देते हुए आर्थिक आधार पर देना चाहिए। साथियों, अगर अन्याय जात देखकर हुआ, फिर आरक्षण आर्थिक आधार पर कैसे देना चाहिए? कोई व्यक्ति गरीब था इसलिए उस समय जुल्म हुआ था क्या? नहीं ना। लेकिन कोई एक विशिष्ट जाति का था इसलिए अन्याय हुआ ना। ये तो ऐसा हुआ कि चोट लगी है दाएं पैर पर और प्लास्टर लगाया बाएं पैर पर, और गलत जगह पर मलहम लगाया जाएगा तो जिस जगह पर सही में चोट लगी है वो पैर सड़ जाएगा, वहां गैंग्रीन होगा और अंत में पूरा शरीर ध्वस्त हो जाएगा। अब आप कहोगे फिर गरीबों का क्या करना? साथियों, अगर सब कुछ आरक्षण पर ही छोड़ देंगे, फिर हम सरकार किस लिए चुनकर देते हैं? सरकारी योजनाएं, अनुदान, स्कॉलरशिप, ये चीजें किस लिए होती है? गरीबों का उत्थान हो इसलिए ही होती है ना। उस छात्र को कॉलेज फी 5,000 और मुझे 1 लाख, ये मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ये ऊपर ऊपर किसी छात्र को लगना स्वाभाविक है। लेकिन क्या इस पर उपाय नहीं है? हाँ है। अगर KG to PG शिक्षा सभी को मुफ्त की जाए तो फी का मुद्दा ही नहीं रहेगा। लेकिन जिस देश में टोटल GDP का 3% ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, वहां ऐसे प्रावधानों की उम्मीद करना मतलब किसी कट्टर धार्मिक व्यक्ति से तार्किक बातों की अपेक्षा करने जैसे होगा। और वैसे भी ये राजनीतिक लोग शिक्षा को मुफ्त क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर शिक्षा को मुफ्त रखेंगे तो अनेक बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षित व्यक्ति सवाल पूछता है और सरकार कटघरे में आती है। उससे अच्छा नहीं पढ़ाया तो दिमाग में सवाल आएंगे ही नहीं, कोई नौकरी मांगेगा ही नहीं, फिर लोग भूखे मरेंगे क्या? नहीं। सरकार का वोट बैंक होते हैं वो, उन्हें वो कैसे मरने देंगे? वो जिंदा रहे इसलिए भोजन यही जीवन, ऐसी योजनाएं अमल में लाई जाती है और मतदारों को जीवित रखा जाता है। बाबा साहब कहते हैं, तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दो, उससे देश का विकास होगा। यहाँ तो 2 टुकड़े निगलने में ही लोग खुशी जता रहे हैं। और यदि कोई इन चीजों से बाहर निकलकर खुद के प्रश्न, खुद की समस्याएं सरकार के सामने रखता है, तो उस समस्याओं के लिए इस जाति की जनसंख्या और इस जाति का आरक्षण जिम्मेदार है, ऐसा कहकर आपको भड़काया जाता है। जांच के अभाव से हम आसानी से भड़क भी जाते हैं। मुद्दा बिल्कुल नहीं भटका है। ये चीजें आपस में इस तरह जुड़ी होती है जिस तरह कट्टर विरोधी दिखने वाले नेता आपस में जुड़े होते हैं।
बहरहाल इन चीजों का अध्ययन करते समय केजी टू पीजी हम सबको मुफ्त शिक्षा देंगे, ऐसा कहने वाला एक नेता मुझे मिला। उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं। समझना चाहा तो ये मुद्दा आसान और सरल है। ये मुद्दा संवेदनशील तो कभी था ही नहीं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये मुद्दा संवेदनशील बनाया जाता है, और एक बार मुद्दा संवेदनशील बन जाए तो फिर जातियों में नफरत फैलाई जाती है और भाईचारे से रहने वाला ये समाज विभाजित होता है। इसे ही तो कहते हैं डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो और राज करो। अब दूसरा आरोप किया जाता है कि दलितों के पास गुणवत्ता नहीं होती, मतलब दलितों के पास मेरिट नहीं होता, ऐसा हमेशा इनका आरोप होता है। तुम हमेशा आरक्षण के भीख पर जीते हो, तुम्हारा इस देश के विकास में कुछ भी योगदान नहीं होता, ऐसे भी आरोप लोग करते हैं। गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया है, हमने सप्रमाण जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं खेल के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है दलितों ने, खेल क्षेत्र का मेरिट पूछते हैं वो हमें, उन्होंने सुनना चाहिए। विश्व स्तर पर 400 मीटर की दौड़ में मेरे भारत देश के लिए 5 गोल्ड मेडल लाने वाली हिमा दास हमारी ही थी। अरे दौड़ने के लिए जो जूते लगते हैं ना, वो खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और जब वो दौड़ी थी ना तब उसके पेट पर एक कागज चिपकाया था, उस पर लिखा था दास। दलितों के पास मेरिट नहीं होता ये कहने वाले नाम से जात पहचानना भूल गए हैं क्या? दास थे हम तुम्हारे दास। दास मतलब गुलाम, नौकर। 51.46 सेकंड 51.46 सेकंड में मेरे भारत देश के लिए चित्ते की तरह दौड़ी थी हमारी लड़की, हमें हमारा मेरिट पूछते हो। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारा साहित्य क्षेत्र में क्या योगदान है, साहित्य क्षेत्र का मेरिट पूछते हैं वो हमें। ये जो तिरंगे में शव जा रहा है ना, वो किसका है पता है? सुनो। खून में तप्त अनगिनत शूरवीरों, खून में तप्त अनगिनत शूरवीरों, तुम्हारी माँ बहन कलंकित हो रही है घर घर से। खून में तप्त अनगिनत शूरवीरों, तुम्हारी माँ बहन कलंकित हो रही है घर घर से। मवाली जैसे उन्मादी उन्मत्त नीरो, मोमबत्ती जैसे इंसानों को जलाते हैं चौक चौक से। अरे कितने दिन तक सहोगे ये घोर नाकाबंदी। गोल पिठा की ये काव्य रचना लिखकर साहित्य अकादमी द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार, दैट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जाने वाले और उस जैसे अनगिनत पुरस्कार हासिल करने वाले पद्मश्री आदरणीय नामदेव लक्ष्मण ढसाल साहब को भूल गए क्या रे, हमें हमारा मेरिट पूछते हो। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारा कला क्षेत्र में क्या योगदान है। बारिश का निबंध, पिस्तुल्या, फैंड्री इन फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले, और जिस फिल्म को पूरी दुनिया ने सिर पर उठाया वो सैराट फिल्म। इन सभी फिल्मों के निर्देशक आदरणीय नागराज पोपटराव मंजुले, इन्हें तुम भूल गए क्या रे, हमें हमारा मेरिट पूछते हो। बोलते हैं देश हित के लिए क्या किया, बोलो हिंदुस्तान की जय ये युद्ध घोष कहकर शत्रु सेना को चीर देने वाली इस देश की पहली मशीन गन रेजिमेंट द महार रेजिमेंट को कैसे भूल सकते हो आप। गहरे भूरे रंग की वर्दी, कंधे पर 2 मशीन गन और आंत को फाड़ने वाली कटार देखते ही दुश्मनों की रूह कांपती है, ये महार रेजिमेंट की पहचान है। एंड फॉर दिस ब्रेवरी वी फील प्राउड फॉर देम। कहते हैं आरक्षण एक भीख है, अरे वो भीख नहीं, वो एक मौका है, और जब ये मौका मिला था ना, तब हम में से ही एक ने इस देश का संविधान लिख डाला था।